अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। पार्लियामेंट की तरफ से पास करदा चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से जो बिल था वो अदालत में चैलेंज हो गया है। ये अपनी नौयत का दूसरा ऐसा वाक़या है कि जब बगैर सदर की मंजूरी या गवर्नर की मंजूरी के बगैर ही कोई बिल पार्लियामेंट लेवल पे ही चैलेंज किया गया हो अदालत में। इससे पहले वाले वाक़ये में कब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया था और अभी मौजूदा जो चैलेंज किया गया है इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जा सकता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि ये जो हुकूमत की तरफ से 21 अरब रुपए इलेक्शन अखराजात की फरहमी के हवाले से इनकार किया गया है और मामला पार्लियामेंट को रेफर किया गया, जिसके बाद पार्लियामेंट की वोटिंग कराना लाजमी था। ये आइन और कानून में इस हवाले से क्या गुंजाइश है, क्या हुकूमत इनकार कर सकती है इलेक्शन अखराजात देने से, और पार्लियामेंट की वोटिंग क्या लाजमी है कानून और आइन की उसमें रोशनी में या नहीं है। तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि इलेक्शन के हवाले से ये जो एक दिन में इलेक्शन कराने के हवाले से आइन और कानून में क्या गुंजाइश है। पहली बार एक ही दिन में इलेक्शन कराने के हवाले से फैसला कब किया गया और इस हवाले से आइन और कानून में क्या गुंजाइश है। जबकि इसी प्रोग्राम के इसी हिस्से में मैं आपको एक वाक़या भी बताऊंगा शेख रशीद अहमद के हवाले से, जब उन्होंने 1985 के इलेक्शंस में एक बढ़त मारी थी। उस बढ़त के नतीजे में उनको अपनी सूबाई असम्बली की नशिस्त हारनी पड़ी थी। वो वाक़या क्या था, वो किस हवाले से उन्होंने वो बढ़त मारी थी, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो अभी अदालत में चैलेंज किया गया है पार्लियामेंट की तरफ से पास करदा बिल, ये अपनी नौयत का दूसरा वाक़या है। इससे पहले 2005 में आपको याद होगा कि उस टाइम सूबा सरहद था, जो सरहद असम्बली थी, उसकी तरफ से एक बिल पास किया गया जिसको हस्बा एक्ट कहते थे। हस्बा एक्ट ये उस टाइम मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत थी, उन्होंने जो उस टाइम सूबा सरहद में ये बिल पास किया और उसके बाद जब जैसे ही ये बिल पास हुआ तो उसमें जो सिविल सोसाइटी थी और इसके अलावा लोगों ने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी, जिसके बाद उस टाइम जो जनरल मुशर्रफ थे वफाकी हुकूमत ने ये जो एडवाइजरी लेने के लिए बिल जो है वो रेफ़र कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। उस टाइम चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे, उन्होंने ये जो एडवाइजरी के हवाले से उनको कहा गया था, लेकिन उन्होंने उसका फैसला दे दिया कि ये बिल के ऊपर स्टे दे दिया। हालांकि उस टाइम गवर्नर ने भी अपने जो दस्तखत थे उस बिल के ऊपर नहीं किए थे। अब ये मामला जो है बड़ा ही एक सीरियस किस्म का मामला है, जिसके और ये कोई अच्छी जूरिस प्रूडेंस नहीं है कि जो एक बिल अभी पार्लियामेंट की मलकियत हो और पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी हो, क्योंकि उसके ऊपर सदर ने अभी अभी तक अपने जो है वो दस्तखत नहीं किए। जब तक सदर दस्तखत नहीं करते वो बाकायदा बिल नहीं बनता, और जब तक ये सदर के दस्तखत ना हो वो जो बिल होता है वो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी होती है। पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो या कोई सियासी जमात हो, ना ही पार्लियामेंट की जो कोई भी एक्ट हो या पार्लियामेंट की तरफ से कोई भी इक़दामात हों, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना ही किसी अदालत में और ना ही किसी और फोरम के ऊपर। ये अपनी नौयत का दूसरा वो है। जो पहला वाक़या था हस्बा बिल वाला, वो भी कोई अच्छी प्रूडेंस नहीं समझा जाता, और जितने भी आप लीगल माहिरीन से पूछ लें, जो इफ्तिखार चौधरी साहब का वो 2006 का फैसला था हस्बा बिल के हवाले से, वो उसको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करते, चाहे वो रिटायर्ड जज हजरात हों या लीगल एक्सपर्ट्स हों। तो यही अभी ये उसी तरह का ही मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर करने के बाद इस बिल को। तो मुझे नहीं मालूम कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो इसके ऊपर क्या फैसला करेंगे। क्या वो भी इफ्तिखार चौधरी की साहब की तरह एक गलत रिवायत को जो है वो इंडोर्स करते हुए इसके ऊपर कोई फैसला देंगे, या फिर इसको जो पिटीशन को रद्द कर देंगे। क्योंकि आइन में जो कोई भी लेजिस्लेशन हो, चाहे वो आइनी तरमीम हो या उसके अलावा कोई बिल हो, उसके ऊपर अदालत में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता अनलेस के आपके किसी कोई बेसिक जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज ना हो रहे हों। आइन का जो आर्टिकल 239 है उसके मुताबिक कोई भी जो पार्लियामेंट की तरफ से आइन में तरमीम की जाती है उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जबकि आइन के आर्टिकल 203 की जो सब क्लॉज डी और जी के तहत कोई भी बिल पार्लियामेंट की तरफ से पास किया जाता है तो उसको ना ही कोई किसी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। जबकि आर्टिकल 203 की जो सब क्लॉज डी है उसके मुताबिक जो पहले ये मामला है, अगर कोई चैलेंज होना है तो वो जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसमें जाएगा कि ये कहीं इस्लामी जो अक़दार है उसके खिलाफ तो नहीं है। अगर वो कोई फेडरल शरीयत कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर फैसला आ जाता है कि ये इस्लामी अक़दार के खिलाफ है, तब वो उस बिल को जो है वो अदालत मुस्तरद कर सकती है। या जो दूसरा एक वो है कि आर्टिकल 203 जी के तहत आप जो है हाई कोर्ट में उसके ऊपर चैलेंज नहीं कर सकते। ये जितनी भी कोई आइन या कानून साजी को चैलेंज किया जाता है वो आइन के आर्टिकल 8
کی بنیاد کے اوپر کیا جاتا ہے کہ میرے اس بل کی وجہ سے فلاں فلاں جو اختیارات ہیں یا جو میرے فلاں فلاں رائٹس ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں، اس لیے عدالت اس کے اوپر ریویو کرے اور اس کے اوپر جو کوئی بل کے حوالے سے جتنے بھی چیلنج کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے وہ آرٹیکل 8 کے تحت ہوتا ہے۔ اب یہ جو اس کو چیلنج کیا گیا ہے اس حوالے سے یہ عدالت کے لیے بھی ایک بڑا ایک مشکل ڈیسیجن ہوگا کہ وہ کیا افتخار محمد چودھری کی وہ ایک جو غلط جورس پروڈنس تھی وہ اس کو ہی برقرار رکھتے ہوئے اس کے اوپر بھی کوئی اس طرح فیصلہ دیتے ہیں۔ بہتر تو یہی ہوتا کہ یہ صدر کی جو ہے منظوری یا دستخط کرنے تک یہ ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا، چیلنج ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک اچھی کوئی روایت نہیں ہے اور نہ ہی عدالت اس کے اوپر کمفرٹیبل ہوگی کوئی اپنا فیصلہ دینے کے حوالے سے۔ اگر صدر دے دیتے اس کے بعد پھر دیکھتے کہ کوئی اس میں جو آرٹیکل 8 کے تحت کسی کے بنیادی جو حقوق ہیں وہ تو سلب نہیں ہو رہے، جو کہ چیف جسٹس کے حوالے سے جو اختیارات ہیں اس میں کوئی نہ ہی یہ جو لیگل فرٹرنٹی ہے اس سے ایک بڑا لانگ ٹائم سے یہ اس کے حوالے سے کیا جا رہا تھا، مطالبہ کیا جا رہا تھا حکومتوں سے کہ اس کے اوپر لیجسلیشن کی جائے کہ یہ جو فرد واحد کو اتنے اختیارات دیے گئے ہیں چیف جسٹس کو بینچ بنانے کے حوالے سے ہو یا آرٹیکل 184(3) کے تحت جو سو موٹو لینے کے اختیارات ہیں، ایک جو ہے فرد واحد کے پاس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سینئر موسٹ 2 یا 3 ججز کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ حکومت نے بھی وہی کیا، تو اس میں کوئی بنیادی حقوق جو ہیں کسی کے سلب نہیں ہو رہے۔ اگر آئین اور قانون کے مطابق چلا گیا تو یہ اس جو لیجسلیشن ہے اس کو نہ سپریم کورٹ اڑا سکتی ہے نہ کوئی اور فورم اس کو اڑا سکتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ عدالت اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا کوئی بینچ کنسٹیٹیوٹ کر کے اس کے حوالے سے باقاعدہ سے سماعت کرتی ہے یا اس کو یہ جو کی گئی ہے پٹیشن اس کو رد کر دیتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف کہ آئین اور قانون میں یہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن کرانے کے جو اخراجات ہیں اس کے حوالے سے کیا بتایا گیا ہے، آئین اور قانون اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیا حکومت یہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈیمانڈ ہے اس کو انکار کر سکتی ہے پیسے نہ دینے سے یا فنڈز نہ دینے کے حوالے سے؟ تو اس میں جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئین کا آرٹیکل 81 ہے، 81 جو آئین کا آرٹیکل ہے اس کے تحت جو چارجڈ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، جو فیڈرل جو کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہوتا ہے اس کے تحت چند ادارے ایسے ہیں جن کے لیے کوئی باقاعدہ منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ منظور شدہ ہوتے ہیں، جس میں صدر پاکستان ہے، اس میں پرائم منسٹر ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین ہیں، نیشنل اسمبلی کے سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین، جبکہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر، اور ساتھ ہی جو سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہے اس کے جتنے بھی ایکسپینڈیچر ہیں وہ آلریڈی منظور شدہ ہوتے ہیں، اس کی باقاعدہ منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان، ان کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ اس کی منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی، باقی جتنے بھی فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے پیسہ جاتا ہے اس کی باقاعدہ سے اپروول لینی پڑتی ہے۔ تو یہ جو چیف الیکشن کمشنر، اب آپ کو بتاؤں آرٹیکل 81 میں جو ہے صرف چیف الیکشن کمشنر کے جو اخراجات ہیں، جو ان کو ضروریات ہیں، ان کی جو ہے آلریڈی منظوری ہے، باقی کے لیے جتنے بھی الیکشن کمیشن میں باقی جو ہے وہ ممبر الیکشن کمیشن بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سٹاف ہے جو ان تمام کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں، یہ اس کا جو باقاعدہ ایک طریقہ کار وہ ہوتا ہے کہ جو بجٹ پیش کیا جاتا ہے اس میں یہ جتنے بھی فنڈز کی ہوتی ہے وہ باقاعدہ بجٹ کے ذریعے منظوری لی جاتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایکسٹرا اگر ایکسپینڈیچر ہو گئے ہیں تو پھر آپ سپلیمنٹری گرانٹس کے ذریعے جو ہے وہ اس کی منظوری لیتے ہیں، وہ بھی بجٹ کے دوران۔ تو یہ جو اگر کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا حکومت یہ رد کر سکتی ہے جو الیکشن کی طرف سے ڈیمانڈ کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ 21 ارب روپے دیں، اور جو کیبنٹ نے ریفر کر دیا معاملہ پارلیمنٹ کو کہ اس کے اوپر ووٹنگ کرائی جائے، یہ ووٹنگ کرانا لازمی ہے آئین کے آرٹیکل 81 کے تحت۔ تو یہ جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ نہیں کر سکتی حکومت، اس کو انکار نہیں کر سکتی، یہ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ پہلے جو اگر ہوتا تھا تو اس کی منظوری جو ہے وہ بجٹ کے دوران ہی دے دی جاتی تھی، ابھی بجٹ نہیں ہے تو پھر اس کی جو ہے ووٹنگ کرانا لازمی ہے آئین کے آرٹیکل 81 کے ذریعے کے تحت۔ تو یہ جو کوشچن ریز کیے جا رہے تھے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بھی ذرا فیکٹ چیک کر کے آپ کو بتا دیا جائے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے حصے کی طرف کہ کیا آئین اور قانون میں کیا گنجائش ہے کہ الیکشن جو ہے مختلف اوقات میں کیے جائیں، جیسے اب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ جو پنجاب میں الیکشنز ہیں وہ 90 دنوں میں کرائے جائیں، جبکہ جو کے پی کے حوالے سے جو خیبر پختونخوا کا تھا وہ بھی جو ڈیٹ دی گئی تھی پہلے گورنر کی طرف سے مئی میں، وہ تو خیر وہ ابھی اس کا جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن جو پنجاب میں اب ہوں گے اس کے بعد قومی اسمبلی کے مختلف اوقات میں جب
अक्टूबर में जाके इनका जो आइन के तहत इनकी असम्बली अगस्त में ख़त्म होगी और उसके बाद 3 महीने के बाद 90 दिन के बाद अक्टूबर शायद बन रहा है, उसमें इलेक्शंस होंगे कौमी असम्बली के और दीगर 2 सूबों के। तो क्या आइन में या कानून में इस हवाले से क्या गुंजाइश है इलेक्शंस मुख्तलिफ औकात में कराने के हवाले से? तो उस पे जो मैंने तहकीक की उससे ये है कि जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1976 है, उसके तहत उसकी जो क्लॉज है 25, उस क्लॉज के तहत ये क्लियरली लिखा हुआ है कि मुल्क भर में जितने भी इलेक्शंस होंगे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के एक ही दिन में होंगे। अब इस ये जो क्लॉज ऐड कराई गई है एक ही दिन में, इसका नाम ही वन डे पोल रखा गया है। जो क्लॉज 25 है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1976 की, इसका जो बैकग्राउंड है और इसकी वजूहात हैं, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से एक दिन में इलेक्शन कराने के हवाले से ये फैसला किया गया था और आइन कानून साजी की गई थी। उसकी जो रीजंस हैं मैं आपको बताता हूँ कि मार्च 1970 में जब इलेक्शंस हुए थे तो कौमी असम्बली के एक दिन हुए 25 मार्च को और 3 दिन बाद सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस हुए 28 मार्च को। जब कौमी असम्बली के 25 मार्च को इलेक्शंस हो गए तो उसके बाद हंगामे शुरू हो गए और जो मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो गए, जिसकी वजह से जो इलेक्शंस का जो 3 दिन बाद इलेक्शंस थे वो भी काफ़ी मसाइल का शिकार रहे। फिर इसी तरह चलता रहा ये उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं कि 1985 के इलेक्शंस हुए, उसमें भी 25 फरवरी 1985 को कौमी असम्बली के इलेक्शंस हुए और 28 फरवरी 1985 को सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस हुए। तो 1985 से पहले और 1985 तक जितने भी पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे वो मुख्तलिफ औकात में हुए। कौमी असम्बली के एक दिन होते थे, फिर 3 दिन छोड़ के सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस होते थे। लेकिन जब कौमी असम्बली के इलेक्शंस होते थे तो उसके दौरान जो इलेक्शन नतायज होते थे या जो इलेक्शन के दरमियान जो जितने भी वाक़यात और मसाइल होते थे, तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि सूबाई असम्बली और कौमी असम्बलियों के जो अलग-अलग इंतखाबात हैं ये नहीं करना चाहिए, इनको इकट्ठे एक ही दिन में हो ताकि कोई इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े। 1985 वाले इलेक्शन के बाद फिर ये कानून साजी की गई और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत ये फैसला किया गया कि वन डे पोल्स होंगे, एक ही दिन में इलेक्शंस होंगे। अब मैं आपको वाक़या बताता हूँ शेख रशीद का। ये 1985 के इलेक्शंस के ही दौरान ऐसा वाक़या पेश हुआ कि शेख रशीद अहमद जो है वो कौमी असम्बली के लिए भी कॉन्टेस्ट कर रहे थे और उसके साथ साथ सूबाई असम्बली के लिए भी कॉन्टेस्ट कर रहे थे। जब 25 फरवरी 1985 को कौमी असम्बली के इलेक्शंस हुए तो इन्होंने इलेक्शन वो जो है वो कौमी असम्बली वाली सीट जीत ली और जीतने की खुशी में ये इतना ज़्यादा वो आ गए तैश में और जोश में कि इन्होंने नारा लगाया कि अब मैं देखता हूँ मुझे तख्त जो लाहौर पहुँचने से कौन रोकता है। ये जो है वो शायद उस टाइम जो फैसला साज कुव्वतें थी उनको ये जो है वो बुरा लगा ये वाला जो उनका जुमला था। तो 3 दिन बाद सूबाई असम्बली के इलेक्शंस हुए। सूबाई असम्बली की इलेक्शन में शेख रशीद साहब वो जो सीट थी वो हार गए। अब कौमी असम्बली में ये जीते हुए हैं, उसका आधा हल्का है सूबाई असम्बली का, वहाँ पे ये हार गए। तो ये इस तरह की कुछ रीजंस और वजूहात भी थी और फिर जो मसाइल थे, एक दिन एक जो है कौमी असम्बली के इलेक्शन, फिर 3 दिन बाद सूबाई असम्बली के इलेक्शन, तो ये बड़े जो है कोई अच्छी रिवायत नहीं पड़ रही थी। इस वजह से ही कानून साजी की गई थी और एक ही दिन में इलेक्शन कराने के हवाले से वो किया गया था। अब भी जो मुझे लगता है कि ये इलेक्शंस, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला भी दे दिया है, अब ये इलेक्शन कमीशन शायद अपनी रिपोर्ट पेश करेगा कि जिसमें हुकूमत की तरफ से ये इलेक्शन कमीशन ये जाके बताएगा कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे। तो वो तो फंड्स के हवाले से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके लिए वोटिंग लाजमी है, पार्लियामेंट से मंजूरी लाजमी है। वो सुप्रीम कोर्ट अब इसके ऊपर क्या फैसला करता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो इलेक्शन है कानून के तहत भी एक ही दिन में जो कराने के हवाले से पहले से कानून में मौजूद है। इस हवाले से उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।